हेलो। राजस्थान की कला एवं संस्कृति की ये हमारी तीसरी क्लास है, आर्ट एंड कल्चर की। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए यानी कि फोर्थ ग्रेड भर्ती के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और ये राजस्थान की सभी, जैसे कि कांस्टेबल, पटवारी, बीएसटीसी, पीटीईटी, वीडियो, एलडीसी आदि सभी भर्तियों के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। और ये प्लेलिस्ट आपकी लगातार चलेगी। आर्ट एंड कल्चर के अंदर जितने भी हमारे टॉपिक्स होते हैं वो मैं आपको सभी को आपको कवर करवाऊंगा। इससे पहले हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कवर कर लिया। उस फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हमने लोक देवताओं के बारे में जाना था। अगर आपने वाली क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर देखना। आज हम चित्रकला से स्टार्ट करने वाले हैं। और चित्रकला यानी कि पेंटिंग्स में कौन कौन सी शैलियाँ हमारे राजस्थान में रही है और उन्होंने यानी कि राजाओं ने अपने शासन के अंदर कौन कौन सी शैलियाँ चित्रकला की आगे बढ़ाई है, विकसित करी है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि ये राजस्थान का अध्याय है, अध्याय 2, यानी कि आरबीएससी की किताब चलती है हमारे राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान का ही टॉपिक है, राजस्थान का स्थापत्य, मूर्ति शिल्प एवं चित्रशैलियाँ। यहीं से मैं आपकी सारी जानकारी शेयर कर रहा हूँ, यानी कि मैं आपको बुक से ही पढ़ा रहा हूँ एक तरीके से। और यहाँ पे मैं आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ाऊंगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चित्रकला के बारे में जानेंगे कि चित्रकला का नामकरण क्या था। एच सी मेहता कोई एक राइटर हुए थे राजस्थान में, उन्होंने राजस्थानी चित्रकला को हिंदू शैली कहा है। तो क्यों सर बन सकते हैं ऐसे कि हिंदू शैली, राजस्थानी चित्रकला को हिंदू शैली किसने कहा था? ऑप्शन में एच सी मेहता होगा। इसी तरीके से हमारे एक राइटर थे यानी कि लेखक रामकृष्ण दास, उन्होंने राजस्थानी चित्रकला को राजस्थानी शैली ही कहा था। और एक थे हमारे अनंत कुमार स्वामी, इन्होंने चित्रकला को राजपूत शैली दिया, नाम दिया था। अब राजपूत शैली, इनका कहना भी ठीक था क्योंकि राजाओं का समय था, वो राजपूत थे सभी राजा, तो राजपूत शैली ही कहा जाएगा। लेकिन इन तीनों को अलग अलग मत था, तो अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो मुख्यतः हमारे को तीन नहीं, चार शैलियाँ पढ़नी है, जैसे कि मेवाड़ शैली, एक है मारवाड़ शैली, एक है ढूंढाड़ शैली और अंतिम चौथी है हाड़ौती शैली। ये चार शैलियाँ हैं हमारी चित्रकलाओं के अंदर। तो मेवाड़ शैली के अंदर हमारे पास चावंड, नाथद्वारा और देवगढ़ की प्रसिद्ध है, तो हम इनके बारे में जानेंगे सबसे पहले। इसी तरीके से मारवाड़ शैली जो है उसके अंदर जोधपुर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़ और अजमेर क्षेत्र आता है। तो उनके बारे में हम जानेंगे कि उस समय के जितने भी राजा थे, राजा महाराजा थे, वो अपनी समय में कौन कौन सी चित्रकलाएं विकसित करके गए हैं। इसी तरीके से आप ढूंढाड़ शैली का आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जयपुर जो है, जयपुर का इलाका वो ढूंढाड़ कहलाता था पहले। तो हम जयपुर के बारे में जानेंगे। अलवर, उनियारा कोई एक होती थी उस टाइम गांव ढाणिया, तो उनियारा और शेखावाटी, ये जो है हमारी चित्रकलाओं के लिए पढ़ेंगे। हाड़ौती शैली के अंदर हम कोटा बूंदी और एक झालावाड़ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये मुख्यतः चार जो है शैलियाँ हमारे राजस्थान के अंदर है। सबसे पहले मैं मेवाड़ शैली की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने पहले टाइप किया था, फिर उसके बाद मैंने देखा कि हम आपको नोट्स से ही पढ़ाएं, तो नोट्स से ही मैं पढ़ाऊँगा अपने, जो मेरे नोट्स थे। सबसे पहले अनंत कुमार स्वामी की बात करें तो ये एक राइटर थे, लेखक थे। और ओसी गांगुली और हेवेल, इन तीनों ने राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहा है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। साथ के साथ आप नोट्स बनाते रहना और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको चित्रकला से संबंधित, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित सभी टॉपिक्स कवर करवाऊंगा। आपका क्वेश्चन एक भी बार नहीं होगा। W.H. ब्राउन जो कि एक अंग्रेज थे, उन्होंने राजपूत कला कहा है राजस्थानी चित्रकला को। और राय कृष्ण दास, इन्होंने राजस्थानी चित्रकला कहा है। ठीक है, अब 1916 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनका सन भी याद रखना कि 1916 में आनंद कुमार स्वामी जो है, उन्होंने राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक एक लिखी थी, राजपूत पेंटिंग्स के नाम से। और उस राजपूत पेंटिंग्स में यही बताया कि कौन कौन से राजा अपने समय में कौन कौन सी चित्रकलाएं विकसित करी है।
इस पुस्तक में राजस्थानी चित्रकला के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी मतलब कि जो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, उसकी चित्रकला को भी शामिल किया गया था। तो क्वेश्चन बन जाए कि आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्रकला के साथ साथ और दूसरे अन्य से कौन सा क्षेत्र की चित्रकला को शामिल किया गया? वो है हमारा आंसर पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं मेवाड़ शैली से। ठीक है, मेवाड़ शैली के अंदर, मेवाड़ चित्र शैली के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि राजस्थान की जो चित्रकला है वो मेवाड़ एक तरीके से जन्मभूमि रहा है। यानी कि मेवाड़ जो है राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि है, यानी कि मेवाड़ से ही स्टार्टिंग हुई थी राजस्थान की। मेवाड़ चित्रकला ने अजंता चित्रकला से कंटिन्यू किया। कहने का मतलब यह है कि मेवाड़ चित्रकला ने जो हमारे अजंता की चित्रकला है उसको आगे बढ़ाया था। अब हमारे को एक ध्यान रखना है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़नी, अब ये क्या है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़नी ये पुस्तक का नाम है। इसके अंदर ये आहड़ जो हमारे राजधानी थी अल्लट के समय, राजा अल्लट के समय आहड़ और रावल तेज सिंह, उनका समय था रावल तेज सिंह का, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़नी। इसके अंदर जितने भी चित्र बने हुए हैं वो चित्र कमल चंद्र ने बनाए थे। कमल चंद्र कौन है? कमल चंद्र चित्रकार है। पहले क्या होता था कि कोई भी पुस्तक थी, मान लो ये पुस्तक है और ये पुस्तक ऐसी होती है कि 2 पेज होते हैं, हमारे को 2 पेज दिखते हैं, तो इस पुस्तक में तो लिखावट होती थी, कोई भी जो भी लिखता था उस समय, और एक तरफ पेंटिंग्स बनी हुई होती थी। तो ये पेंटिंग करने का काम कौन किया है? कमल चंद्र ने किया है। कौन सी पुस्तक में किए हैं? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़नी में किए हैं। उस समय राजा कौन था? शासन किसका था? रावल तेज सिंह का था। 1260 एडी का समय है। आगे चले, इसी तरीके से एक और पुस्तक थी मेवाड़ क्षेत्र में, वो उसका नाम है सुपार्श्वनाथ चरितम। क्या नाम है? सुपार्श्वनाथ चरितम। ये देलवाड़ा और राणा मोकल के समय की बात है। राणा मोकल आपको याद होगा, कौन था राणा मोकल? तो सुपार्श्वनाथ चरितम राणा मोकल के समय का एक पुस्तक है, ये आपको याद रखनी है। अब जो चावंड है, मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? चावंड। अब चावंड से ही उदयपुर आगे राजधानी बनी थी। तो महाराणा प्रताप के समय की बात बता रहा हूँ अब आपको। महाराणा प्रताप चावंड से मेवाड़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। चावंड से, चावंड क्या है? राजधानी थी मेवाड़ की, तो चावंड से ही मेवाड़ चित्रकला का विकास प्रारंभ हुआ। महाराणा प्रताप के समय 1592 एडी के अंदर, 1592 एडी में निसारदीन नाम का कोई चित्रकार था। इस चीज को हाईलाइट करना और अपनी नोटबुक या कॉपी जो भी आप जिसमें लिख रहे हैं उसमें लिखना कि निसारदीन चित्रकार का नाम है कोई, जो कि महाराणा प्रताप के समय था। तो निसारदीन ने ढोला मारू का चित्रण किया था। ये ढोला मारू कौन है? ये एक प्रेमी और प्रेमिका है, उनका चित्रण किया था, जो दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है अभी इनकी पेंटिंग या चित्रकला। याद रहेगा, दोनों चीज याद रखनी है आपको। एक तो निसारदीन जो कि चित्रकार का नाम है, उसने क्या बनाया था? ढोला मारू का चित्र बनाया था। महाराणा प्रताप के बेटे हुए अमर सिंह। अमर सिंह ने क्या किया? अमर सिंह ने अब महाराणा प्रताप के समय था निसारदीन, महाराणा प्रताप तो चल बसे, लेकिन निसारदीन तो जिंदा था। निसारदीन फिर इनका भी दरबार में था, अमर सिंह जी के। तो अमर सिंह जी के दरबार में निसारदीन ने रागमाला का चित्रण किया था। तो प्रश्न बन सकता है कि रागमाला का चित्रण किसने किया था मेवाड़ में? वो क्या था? निसारदीन ने। निसारदीन कौन है? चित्रकार ही है। इस समय 12 मासा का भी चित्रण किया गया था। किसके समय? अमर सिंह के समय। फिर मेवाड़ में एक और शासक हुए जिनका नाम था जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम के समय इनका शासनकाल मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल था। तो मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय था? जगत सिंह प्रथम। क्योंकि उदयपुर में चितरौरी ओवरी, ये चितरौरी ओवरी क्या है? इसको तस्वीरारो कारखाना भी बोलते हैं। यानी कि जगत सिंह प्रथम के समय इतने चित्रकला या इतने चित्रकार थे कि उनको एक कारखाना बनाना पड़ा तस्वीरों को सजोने के लिए। उसका नाम रखा तस्वीरारो कारखानों।
और क्या बोलते हैं, और बोलते हैं यह चित्रोरी ओवरी क्या है, ये कारखाना है। इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी, कोई डाउट? तो हमको ये याद रखना है कि जगत सिंह के समय दरबार में साहिबदीन और मनोहर भी थे। कौन कौन थे? साहिबदीन और मनोहर, ये दो चित्रकार हैं। तो साहिबदीन जो है उन्होंने रागमाला और भागवत पुराण का चित्रण किया, रागमाला और भागवत पुराण का, और मेवाड़ के राजाओं के व्यक्तिगत चित्र भी बनाए थे। अब तक क्या हो रहा था दोस्तों, सभी जो राजा थे शासन संभाल रहे थे, वो चित्रकार को, कभी कोई ढोला मारो को चित्र बना रहा है, कोई बनी ठनी की पेंटिंग बना रहा है। लेकिन जब जगत सिंह प्रथम जी जो थे उन्होंने बोला कि यार चित्रकला तो बहुत सारी बना ली, अब एक काम करो राजाओं के चित्र भी बना दो। तो राजाओं की व्यक्तिगत चित्र कौन बनाया था? साहिबदीन बनाया था। किसके समय बनाया था? जगत सिंह प्रथम के समय बनाया था। और मनोहर जो चित्रकार है उन्होंने रामायण का चित्रण किया था। तो प्रश्न बन सकता है, क्या बन सकता है प्रश्न, कि मेवाड़ में रामायण का चित्रण किसने किया था? मनोहर ने। किसके समय किया था? जगजीत सिंह प्रथम के समय किया था। ये मेवाड़ का हमारा पूरा खत्म होता है, जितने भी चित्रकला थी। इतनी बात समझ आ गई। अब जो जय सिंह है, ये छोटे मोटे अब राजा थे जिन्होंने कुछ चित्रकलाएं विकसित करी थी। जैसे कि जय सिंह जो थे वो लघु चित्र अधिक बनाए थे। इसी तरीके से संग्राम सिंह सेकंड आप पढ़ेंगे तो इनके समय अलग अलग विषय से संबंधित चित्र बनाए गए, जैसे कि गीत गोविंद, बिहारी सतसई, कलीला दमना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कलीला दमना, इसको आप याद रखना जरूर। क्या कि कलीला दमना के चित्र किसके समय के प्रसिद्ध है? हमारा आंसर होएगा संग्राम सिंह सेकंड। और एक ये भी याद रखना, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे। ये चार पेंटिंग्स जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, इससे इधर से क्वेश्चन बार बार बनता है। विशेषताएं क्या है मेवाड़ चित्र शैली की? तो मेवाड़ चित्र शैली की विशेषता ये है कि लाल और चमकीले पीले रंग का प्रयोग ज्यादा किया गया। कौन कौन से? लाल और पीले रंग का। कदम वृक्ष का चित्रण किया गया। मान लो कोई भी पेंटिंग है तो उसमें कदम वृक्ष का बार बार चित्रण किया जाता था। और आप देखिए मेवाड़ के अंदर जो है, जैसे कि उदयपुर है, तो उदयपुर में जो कोई राजा होते थे, मान लो कोई राजा का मैं चित्र बना रहा हूँ अभी, तो राजा की जब पेंटिंग बनाने लगा तो देखा कि भाई जो पगड़ी पहन रखे उन्होंने, जो पगड़ी पहन रखी है उस पे जो टाके लग रखे होते हैं, सिलाई जो होती है वो थोड़ी अटपटी थी, इसीलिए उस पगड़ी का नाम क्या था? अटपटी पगड़ी। क्या नाम था? अटपटी, अटपटी पगड़ी। तो अटपटी पगड़ी का चित्रण कहाँ किया गया? उदयपुर में किया गया। शिकार के दृश्यों का 3D प्रभाव दिखाया गया। और बेसिल ग्रे तथा डगलस गैरेट, ये दो एक व्यक्ति थे। कौन कौन? बेसिल ग्रे और डगलस गैरेट। इन्होंने मेवाड़ चोर पंचाशिका शैली का उद्गम स्थल बताया। ये चोर पंचाशिका शैली क्या है? ये भी एक पुस्तक है, बुक का नाम है, जिसमें चोरी करने के 50 तरीकों के बारे में बताया गया कि भाई चोरी किस तरीके से की जाए, ये चीज के बारे में बताया गया। इतनी बात आपको कोई समझ में आ गई हो? कोई डाउट? इस तरीके से चित्रकला बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसके अंदर एक भी डाउट मत रखना। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं आपको उसको पूरा कर सकूं। अब आगे देखिए, चावंड यानी कि उदयपुर। चावंड मतलब क्या होता है? उदयपुर ही है। पहले चावंड नाम था, अब उदयपुर पड़ गया। तो उदयपुर के प्रमुख चित्रकार रहे कौन कौन थे? एक थे नाना राम, वो तो आपको याद रखना ही है, जो मैं अभी तक पढ़ा कर आया हूँ। कौन कौन से? साहिबदीन। शुरू से स्टार्ट करते हैं। महाराणा प्रताप के समय निसारदीन था, अमर सिंह का समय भी निसारदीन, फिर जगत सिंह के समय कौन कौन आया? एक तो साहिबदीन और एक मनोहर। अब ये ऑल ओवर की बात कर रहा हूँ, तो नाना राम जो कि महाराणा उदय सिंह के शासन काल में पारिजात अवतरण का चित्रण किया था। एक और थे नूरुद्दीन, जो कि जगत सिंह सेकंड का चित्र बनाया था। तो महाराणा जगत सिंह सेकंड का चित्र किसने बनाया? हम कहेंगे नूरुद्दीन। इसी तरीके से गंगाराम, कृपाराम, जगन्नाथ। हो जाएंगे याद? चलिए, अब मेवाड़ के अंदर एक देवगढ़ भी इलाका आता है। क्या? देवगढ़। देवगढ़ जो है वो महाराणा जय सिंह ने द्वारिका दास चुंडावत को देवगढ़ ठिकाना दिया था। तो महाराणा जय सिंह ने चुंडावत को देवगढ़ ठिकाना दिया था।
ये मेवाड़ का अंतिम प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, सोलवा। ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जो द्वारिका दास चुंडावत को देवगढ़ ठिकाना दिया, तो उन्होंने चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ किया। और एक व्यक्ति थे श्रीधर अंधारे। ये श्रीधर अंधारे क्या होते हैं, देवगढ़ चित्रकला को प्रसिद्धि करे थे, यानी कि प्रकाश में लाए थे, प्रसिद्ध कर दिए। कैसे याद रखना है कि श्रीधर अंधारे खुद तो अंधेरे में थे, लेकिन देवगढ़ चित्रकला को प्रकाश में ला दिए, उसको प्रसिद्धि दिला दिए। तो प्रश्न बने कि देवगढ़ चित्रकला को प्रकाश में कौन लाया, या देवगढ़ चित्रकला को प्रसिद्धि किसने दिलाई? हम कहेंगे श्रीधर अंधारे। कौन? श्रीधर अंधारे। याद रह जाएगा। विशेषताएं क्या है? विशेषताएं ये है कि वल्लभ संप्रदाय का अलग प्रभाव अधिक था। वल्लभ संप्रदाय यानी कि कृष्ण जी और राधा जी की पेंटिंग्स या फिर भगवान कृष्ण के चित्र बनाए गए, जिन्हें क्या कहा जाता है? पिछवाई। क्या कहा जाता है? पिछवाई। ये याद रखना, पिछवाइयाँ। सघन वनस्पति का चित्रण किया गया, केले के पेड़ का चित्रण किया गया और गायों का चित्रण किया गया। काय में? देवगढ़ में। देवगढ़ की बात कर रहे हैं अभी हम। तो देवगढ़ में क्या क्या हमारी विशेषताएं रही है? एक तो ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित था, तो कृष्ण जी की पेंटिंग्स या कृष्ण जी के चित्र अधिक मिलते हैं। साथ ही साथ केले के पेड़, सघन वनस्पतियां और गायों का चित्रण। याद रह जाएगा। हाथों हाथ याद करना है आपको। अब आपको बताता हूँ देवगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार, जैसे कि नारायण, चतुर्भुज, रामचंद्र, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, उदयराम। ये याद करने ही करने हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये होते हैं महिला चित्रकार। अभी तक जितने भी चित्रकार थे वो सभी के सभी पुरुष थे, यानी कि मेल थे। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये महिला चित्रकार थी दो, कमला, इलायची। क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है कि कमला पसंद इलायची। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि कमला और इलायची ये दो महिला चित्रकार थी, जो कि मेवाड़ में थी। काय में थी? देवगढ़ शैली के अंदर। अब बात करते हैं मारवाड़। अभी तक हमने क्या करा कि मेवाड़ जो शैली थी हमने उसको पूरा कर लिया, फिर हम मारवाड़ में चलेंगे। मारवाड़ के बाद क्या बताया था मैंने आपको? ढूंढाड़ी, उसके बाद हाड़ौती। तो ये आप दूसरा नंबर लिख के रखो, मारवाड़। अपनी कॉपी में दूसरा पॉइंट डालिए और लिखिए मारवाड़। मारवाड़ जो है दोस्तों, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ लागा के अनुसार 7वीं शताब्दी में मारवाड़ में श्रृंगधर नामक चित्रकार था। कौन? श्रृंगधर। तो इस चीज को हाईलाइट करनी है और इम्पोर्टेंट मार्क करना है कि श्रृंगधर नामक चित्रकार था। और एक व्यक्ति थे रामोतार अग्रवाल, उन्होंने मारवाड़ म्यूरल्स नामक पुस्तक लिखी। कौन सी? मारवाड़। लिख देता हूं हिंदी में यहाँ पे, मारवाड़ म्यूरल्स। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जो कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ था? मारवाड़ की जितनी भी पेंटिंग्स है दोस्तों, या मारवाड़ में जितनी भी चित्रकलाएं हुई है, उसके बारे में रामोतार अग्रवाल में अपनी पुस्तक में लिखा। पुस्तक का नाम क्या था? मारवाड़ म्यूरल्स। हिंदी में यहाँ पे मैंने लिख ही दिया, मारवाड़ म्यूरल्स। साथ ही साथ हमको क्या याद रखना है कि मारवाड़ के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसे कि जोधपुर आता है, बीकानेर आता है, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़, जैसलमेर। यहाँ पे जाके मैं आपको शुरू में बताया था, एक सेकंड में आपको वो आपके स्लाइड में ले जाता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये रहा। तो मारवाड़ शैली हमने पहले मेवाड़ शैली पढ़ ली। मेवाड़ के अंदर हमने चावंड, नाथद्वारा, देवगढ़ पढ़ लिया। अब बारी आती है मारवाड़ शैली की। तो मारवाड़ में हमने जोधपुर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, अजमेर शैलियों के बारे में देखेंगे, क्योंकि मारवाड़ शैली के अंदर ये क्षेत्र आते थे। तो चलिए वापस हम उस स्लाइड पे चलते हैं। मारवाड़ पे मेवाड़ हमने पढ़ लिया। मारवाड़, तो मारवाड़ के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले जोधपुर के बारे में। जोधपुर शैली टॉपिक है। जोधपुर में एक शासक हुए मालदेव। मालदेव के समय चित्रकला विकसित हुई। मारवाड़ क्षेत्र में चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। चोखेलाव महल था इनके समय, चोखेलाव महल। उसके अंदर भित्ति चित्र बनाए गए। भित्ति चित्र क्या होते हैं? दीवारों में जो चित्र बनाए जाते हैं उसको ही भित्ति चित्र कहते हैं।
तो चोखेलाभ महल में भित्ति चित्र बनाए गए। उत्तराध्ययन सूत्र नामक एक ग्रंथ है, इंपोर्टेंट मार्क करना, उत्तरायधन सूत्र नामक ग्रंथ का चित्रण किया गया। यानी कि जो ये जो ग्रंथ है, मैंने पहले भी बताया आपको कि जो ग्रंथ है उसके एक तरफ तो लेखन क्रिया होती थी और एक तरफ पेंटिंग बनाई जाती थी, यानी कि चित्र बनाए जाते थे। तो उत्तरायधन सूत्र नामक ग्रंथ का चित्रण किया गया, ये बात आपको ध्यान रहेगी। अब चलिए, अब नेक्स्ट सूर सिंह। सूर सिंह जो है उनके समय ढोला मारू। अब ढोला मारू मेवाड़ के अंदर भी प्रसिद्ध हुआ था, लेकिन ढोला मारू एक सूर सिंह के समय भी बनाया गया, चित्रण किया गया। और एक भागवत पुराण ये भी याद रखना। तो भागवत पुराण भी कौन किया, यहाँ पे मारवाड़ के अंदर मालदेव के समय, याद रहेगा। आगे चलें तो आगे जो है जसवंत सिंह का समय आया। जसवंत सिंह के समय चित्रकला में मुगल प्रभाव दिखाई देता है। तो जसवंत सिंह की दोस्ती बहुत अधिक थी मुगलों के साथ, इसकी संधि हो रखी थी, इसलिए इसने मुगलों के अधिक चित्र बनाए गए और मुगल प्रभाव दिखाई देता है। भगवान कृष्ण के चित्र भी अधिक बनाए गए, किसके समय, जसवंत सिंह के समय। फिर हम पढ़ेंगे मारवाड़ के अंदर ही, यानी कि जोधपुर में मालदेव पढ़ लिया और हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद आते हैं मान सिंह। तो जोधपुर का स्वर्णकाल कहा जाता है इनके समय। मान सिंह को जोधपुर शैली में चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके समय नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्रण अधिक किया गया था। अब जहाँ पे भी नाथ संप्रदाय आ जाए वहाँ पे याद रखना कि वो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, और कृष्ण जी के जो है चित्र अधिक देखने को मिलेंगे हमारे को। नाथ चरित, दुर्गा पुराण, शिव पुराण, इनका चित्रण अधिक किया गया। और एक मतीराम लेखक हुए, मतीराम राइटर हुए। मतीराम की जो पुस्तक है रसराज, उसके अंदर 63 चित्र महामंदिर से प्राप्त हुए। ये महामंदिर क्या है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो महामंदिर जो है नाथ संप्रदाय से ही संबंधित है, नाथ संप्रदाय से ही संबंधित है महामंदिर। तो महामंदिर में 63 चित्र मिले, और चित्र जो है वो दानाराम इस समय का प्रमुख चित्रकार था। कौन था, दानाराम। ये दोनों चीज याद रखनी है आपको। एक तो ये कि रसराज पुस्तक या रसराज बुक का राइटर कौन था, मतीराम। इसके अंदर 63 चित्र मिले, 63 चित्र महामंदिर से प्राप्त हुए थे। महामंदिर नाथ संप्रदाय से ही संबंधित है। इतनी बात समझ आ गई। आगे चलें। चित्रकार कौन कौन से उधर प्रसिद्ध चित्रकार, तो वो है डालचंद। ये डालचंद कौन है, ये महाराजा अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र बनाया था। महाराजा अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र। एक चित्रकार हुए वीर जी। वीर जी ने क्या किया कि पाली के विठल दास चंपावत के लिए रागमाला का चित्रण किया गया था, रागमाला का। अब रागमाला क्या है, रागमाला मैंने आपको बताया कि मेवाड़ के अंदर जो है वो अमर सिंह के समय रागमाला का चित्रण किया गया, जो कि निसारदीन ने किया। और एक रागमाला का चित्रण जगत सिंह के समय हुआ, जिन्होंने साहिबदीन ने किया था। लेकिन अगर मारवाड़ क्या पूछा जाए आपसे, किसका पूछा जाए, मारवाड़ का, जोधपुर के अंदर, तो रागमाला का चित्रण किसने किया, वो किया वीर जी ने। तो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना, वीर जी को। फिर हमारे हैं शिवदास, शंकरदास, अमरदास, जीतमल और छज्जू। कौन, छज्जू। कैसे याद करना है, एक तो थे डालचंद, एक थे वीर जी, ये याद हो जाएंगे। फिर शिव और शंकर एक ही होते हैं, तो शिवदास, शंकरदास। शिव और शंकर एक ही है, अमर है तो अमरदास। जीते हुए रहते हैं, जीतमल और छज्जू। अब मारवाड़ के अंदर जोधपुर बता दिया मैंने आपको। अब मैं आपको बताऊंगा बीकानेर। बीकानेर के अंदर एक राजा हुए राय सिंह। कौन, राय सिंह। राय सिंह जो है उनके समय का जो चित्रकला इन्होंने विकसित करी, चित्रकला का विकास प्रारंभ किया, और भागवत पुराण का चित्रण किया गया। यानी कि मारवाड़ के अंदर भागवत पुराण का चित्रण किसने किया, राय सिंह के समय हुआ। और इस समय बीकानेर में उस्ता कला प्रारंभ हुई। अब ये उस्ता कला क्या है दोस्तों,
कि जो बीकानेर के अंदर राय सिंह जो थे, ये वाले राय सिंह हाईलाइट करते हैं। राय सिंह जी थे, इन्होंने दो चित्रकारों को पकड़ के लाए। दो चित्रकार कौन कौन थे? एक तो थे अली राजा और एक था रुकनुद्दीन। कौन था? एक था अली राजा, एक था रुकनुद्दीन। कहाँ से लाया गया? लाहौर से लाया गया, लाहौर से बुलाया गया। याद रहेगा, एक कौन? अली राजा और एक रुकनुद्दीन। इसके अंदर क्या होता है, उस्ता कला क्या होती है कि ऊँट के चमड़े पर सोने का कार्य किया जाता है। ऊँट के चमड़ा होता है, सोने का कार्य किया जाता है। क्या था इस समय कि अभी तक जितनी भी पेंटिंग्स या चित्रकला बन रही थी, चित्रशैलियाँ बन रही थी, वो या तो कागज पे बन रही थी, या फिर कोई पर्दा मान लो, या कोई कपड़ा मान लो, वस्त्र, उस पे चित्रकार चित्रकला विकसित कर रहे थे। तो बात यह आई थी कि अंग्रेज अपने देश कैसे लेके जाए इन चित्रकला को, ताकि उधर भी प्रसिद्धि हो। तो उस समय ऊँट के चमड़े पर सोने का कार्य किया गया, यानी कि ऊँट के चमड़े पर इस तरीके से सोने को बिठाया गया कि उसमें पेंटिंग्स बनाई गई। तो बीकानेर के केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर में उस्ता कला सिखाई जाती है अभी भी। बीकानेर में एक जगह है केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पर उस्ता कला सिखाई जाती है। उस्ता कला के प्रमुख या मुख्य चित्रकार हैं कौन कौन? आसिर खां, हसन, रामलाल और हैसामुद्दीन। तो हैसामुद्दीन को आप इम्पोर्टेंट करना, क्योंकि हैसामुद्दीन को उस्ता कला के लिए पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से 4 अवार्ड होते हैं मुख्यतः। एक तो होते हैं भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और एक पद्मश्री। तो पद्मश्री हम हैसामुद्दीन को मिल रखा है उस्ता कला के लिए। और हमको ये दो तो याद रखने ही रखने हैं, कौन कौन से? एक तो अली राजा और एक रुकनुद्दीन। दोनों के दोनों राय सिंह के समय थे और लाहौर से बुलाया गया था। अब इनके बाद आते हैं अनूप सिंह जी। किसके बाद? राय सिंह के बाद। तो राय सिंह में जो अनूप सिंह थे, वो बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि इनके समय मथेरना कला का प्रोत्साहन दिया गया था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो बनेगा राय सिंह से, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ राय सिंह, और एक थे अनूप सिंह जी। ठीक है। राय सिंह जी ने तो उस्ता कला को विकसित किया, उस्ता कला को, और इन्होंने मथेरना कला को विकसित किया। किसको? मथेरना। ये मथेरना क्या था दोस्तों, बताता हूँ अब आपको। मथेरना जो था, मथेरना कला को प्रोत्साहन दिया था। मथेरना वहाँ के और कोई नहीं, जैन चित्रकार थे। जैनी थे, सभी जैन संप्रदाय से थे, तो जैन चित्रकार। और जैन को उस टाइम कहा जाता था महात्मा। क्या जाता था? महात्मा कहा जाता था। अब इन्हीं महात्मा को धीरे धीरे करके मथेरना का कहते हुए क्या कहा? मथेरना। तो ये याद रहेगा आपको, अनूप सिंह के समय जितने भी चित्रकार थे वो जैन चित्रकार थे। जैन चित्रकार को महात्मा कहा जाता था, और इन्हीं महात्मा को महात्मा महात्मा बोलते बोलते मथेरना कला बोलते चले गए। इन्होंने क्या किया साहब कि इन्होंने गीली दीवारों पर राजाओं के चित्र बनाना स्टार्ट किया। दीवार होती है, कोई दीवार कोई गीली है, उसी पर ही चित्र बनाने लग गए। तो गीली दीवार पर जो कार्य किया जाता था, या गीली दीवार पर जो चित्र किया जाता था, उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था फ्रेस्को। अंग्रेजी में बोलते थे फ्रेस्को। अब हमारे यहाँ पे देश में राजाओं को या फिर वहाँ के लोगों को फ्रेस्को तो बोलना आया नहीं, उन्होंने कह दिया आला गीला। आला मतलब आला और गीला मतलब गीला, यानी कि जो गीली दीवारों पर चित्र बने उसको क्या कहा जाने लग गया? आला गीला। और इसी को शेखावाटी में पड़ों कहा जाने लग गया। भाई पानी वाली दीवार है, पानी वाली, क्योंकि वो गीली है तो पानी वाली दीवार हुई, उसको धीरे धीरे पड़ों कहने लग गए। तो गीली दीवारों पर राजाओं के चित्र बनाए, किसने बनाए? मथेरना कला में अनूप सिंह के समय। तो मथेरना कला जो थे उसके अंदर मैं बताऊं कि अन्य नाम फ्रेस्को अरायस बताया मैंने, अंग्रेजी में फ्रेस्को बोलते हैं, और यहाँ पे आला गीला और पड़ों कहने लग गए। मथेरना कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे एक तो चंदू, मुन्ना, मुकुंद। सभी बढ़िया नाम है, याद हो जाएंगे। चंदू, मुन्ना और मुकुंद याद आप करने ही पड़ेंगे दोस्तों।
विशेषताएं क्या है, जैसे कि मेवाड़ की विशेषता ही थी कि उसमें लाल और पीला चटक कलरों का प्रयोग किया गया था। लाल और पीले का क्या क्या था उसके अंदर, मेवाड़ के अंदर कृष्ण जी की चित्र थे, केले के वृक्ष का प्रयोग किया गया था और प्रकृति का प्रयोग किया गया था। तो इसी तरीके से मारवाड़ की चित्रशैली की क्या विशेषताएं हैं कि लाल, बैंगनी, स्लेटी रंगों का प्रयोग किया गया। इसमें मुगल, पंजाब और दक्षिण भारत की चित्रकलाओं का प्रभाव है और मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदी देवी देवताओं के चित्र बनाए थे। तो प्रश्न बन सकता है, यहाँ पे भी आप इम्पोर्टेंट मार्क करिए कि कौन से चित्र शैली में मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदी देवी देवताओं के चित्र बनाए। वो थे हमारे मारवाड़। क्या थे? मारवाड़। या फिर आप मारवाड़ नहीं हो तो बीकानेर होगा, तो बीकानेर भी आप सही करके आ सकते हैं। और फूल पत्तियों का चित्रण किया गया। अब आती है हमारे यहाँ पे किशनगढ़। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी मारवाड़ के अंदर। सबसे पहले हमने जोधपुर शैली के बारे में पढ़ लिया, बीकानेर शैली के बारे में पढ़ लिया। अब हमारे आते हैं किशनगढ़ वाले। तो किशनगढ़ जो है उसको अजमेर शैली भी बोलते हैं। तो किशनगढ़ और अजमेर एक ही बात है। यहाँ के एक राजा थे सावंत सिंह। सावंत सिंह ने यहाँ पे चित्रकला को प्रारंभ किया और इनके शासनकाल में किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्णकाल था। क्या था? स्वर्णकाल। तो किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय था? वो हमारे सावंत सिंह थे। सावंत सिंह की 3 पुस्तकें हैं। एक तो है मनोरथ मंजरी, दूसरी देश दशा और तीसरी रसिक रत्नावली। कौन कौन सी? मनोरथ मंजरी, दूसरी देश दशा, तीसरी रसिक रत्नावली। इन्होंने इन तीनों को नागर समुच्चय नाम दिया। क्या नाम दिया? नागर समुच्चय। नागर समुच्चय और कुछ नहीं, पुस्तक का नाम है और उसमें 3 टॉपिक थे। इस तरीके से आप कह सकते हो। अब इस नागर समुच्चय के अंदर इनकी एक प्रेमिका का वर्णन किया गया। तो इनकी प्रेमिका का नाम था विष्णुप्रिया। तो विष्णुप्रिया का इनके पास वर्णन था इस पुस्तक में। और रसिक बिहारी नाम से कविताएं लिखती थी इनकी प्रेमिका, रसिक बिहारी। तो जब एक पेज पर तो इनकी कविताएं लिखी हुई थी और एक पेज पर इनकी पेंटिंग्स। तो पेंटिंग्स जो है वो बनी ठनी की चित्रकला या बनी ठनी की पेंटिंग प्रसिद्धि दिलाई। बल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे। तो बल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण भगवान श्री कृष्ण के चित्र अधिक बनाए थे। मैंने आपको पहले कहा नाथ संप्रदाय, बल्लभ संप्रदाय जहाँ पे भी है वहां पर भगवान श्री कृष्ण के चित्र अधिक देखने को मिलेंगे। और विष्णुप्रिया को, यानी कि विष्णुप्रिया कौन है? इनकी प्रेमिका है। तो विष्णुप्रिया को राधा के रूप में चित्रण किया गया। ठीक है। तो बनी ठनी की पेंटिंग किसने बनाई? मोर ध्वज निहाल चंद ने। किसने? मोर ध्वज निहाल चंद ने। यहाँ पे लिख रखा है मैंने मोर ध्वज निहाल चंद। कि भाई राइटर तो कौन थे? खुद ही थे। सावंत सिंह ने लिखी थी पुस्तकें, लेकिन चित्रकार कौन था? मोर ध्वज निहाल चंद। इन्होंने नागर समुच्चय का चित्रण किया। नागर समुच्चय क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है। नागर समुच्चय का चित्रण किया गया और विष्णुप्रिया जो कि सावंत सिंह जी की प्रेमिका थी उनका व्यक्तिगत चित्र बनाया था, जिसे क्या कहते हैं? बनी ठनी कहा जाता है। तो प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से डिफरेंट। कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे बताता हूँ। कि बनी ठनी की पेंटिंग या बनी ठनी की चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? हम कहेंगे किशनगढ़ शैली या मारवाड़ शैली। उसके बाद बनी ठनी की पेंटिंग किसने बनाई? मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाई। बनी ठनी कौन है? विष्णुप्रिया है। विष्णुप्रिया कौन है? सावंत सिंह जी की प्रेमिका है। सावंत सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी? नागर समुच्चय लिखी। नागर समुच्चय में किसने पेंटिंग बनाई? मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाई। मोर ध्वज निहाल चंद ने काय का चित्रण किया गया? बनी ठनी का चित्रण किया। समझ में आ गया? कम से कम मैंने आपको 7-8 क्वेश्चन बताए और 7-8 क्वेश्चन के आंसर भी साथ हाथों हाथ बता दिए। अब एरिक डिक्सन एक नाम का एक अंग्रेज था। एरिक डिक्सन ने क्या कहा? भारत की मोनालिसा कहा। किसको कहा? बनी ठनी पेंटिंग को कहा। तो बनी ठनी की पेंटिंग्स को भारत की मोनालिसा किसने कहा? एरिक डिक्सन ने कहा।
ये मोनालिसा की पेंटिंग है हमारे यहाँ पे ब्रिटेन में, उसकी तुलना किया गया है बनी ठनी से। तो आप एक बार इंटरनेट पे देखना कि बनी ठनी की पेंटिंग कैसे दिखती है। उसको ही भारत की मोनालिसा कहा है, उसको उपाधि दी गई है। किसने दी? एरिक डिक्सन ने दी। तो दोनों चीजें याद रखनी है, बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है और किसने कहा? एरिक डिक्सन ने कहा। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बनी ठनी की पेंटिंग, बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बनी ठनी पर डाक टिकट भी जारी किया गया है और वो डाक टिकट 1973 में जारी किया गया था। अब यहाँ के कोई फेमस चित्रकार भी थे, एक तो मैंने बता ही दिया आपको, कौन? मोरध्वज निहाल चंद। एक थे अमीर चंद, एक थे सूरध्वज, एक सीताराम, सवाई राम, रामनाथ, नानक राम, बदन सिंह और अंतिम है लाडली दास। सभी को आपको याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे ही बन सकता है। क्वेश्चन बन सकता है कि सीताराम कहाँ के चित्रकार थे, हमको बताना है किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली। अब ये किशनगढ़ अजमेर एक ही बात है, लेकिन अजमेर के अंदर जो है हिंदू, इस्लाम तथा मुस्लिम धर्मों का प्रभाव दिखाई देता है। ठिकानों की चित्रकला में राजपूत संस्कृति दिखाई देती है। इतनी सी याद रखना है हमारे को। चित्रकार, प्रसिद्ध चित्रकार के बारे में देख लीजिए। चांद, ये चांद कौन है? पाबू जी का चित्र बनाए थे। पाबू जी कौन है? लोक देवता है। हमने लोक देवता पढ़ रहे हैं, इससे पहले लोक देवता पढ़ कर आए हैं। तैयब, राम सिंह, साहिबा और उष्णा, ये कौन है? ये दो महिला चित्रकार है। तो हमने मेवाड़ में पढ़ा था कि मेवाड़ में दो चित्रकार थे जो कि महिला थी। कौन कौन सी थी? हमने आपको बताया था, कमला और इलायची। इसी तरीके से मारवाड़ के अंदर दो महिला चित्रकारों के नाम को क्या क्या है? साहिबा और उष्णा। जैसलमेर का देख लीजिए। जैसलमेर के अंदर अन्य किसी चित्रकला का प्रभाव नहीं है, सिर्फ मूमल का चित्र अधिक है। तो मूमल आपको पता होगा, खूब फेमस है। मूमल का चित्रण कहाँ का फेमस है? जैसलमेर शैली का फेमस है। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया अभी तक? मेवाड़ शैली के बारे में बताया। हमने क्या क्या पढ़ा? मेवाड़ शैली के बारे में पढ़ा और मारवाड़ शैली के बारे में पढ़ा। इसके अंदर जितने भी ठिकाने आते हैं या फिर जितने भी क्षेत्र आते हैं उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने, जैसे कि मेवाड़ के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? पहले मेवाड़ के अंदर हमने उदयपुर के बारे में पढ़ा। उदयपुर के बाद हमने जितने भी उधर के शासक हुए, जैसे कि महाराणा प्रताप, फिर अमर सिंह, जगत सिंह, संग्राम सिंह के बारे में पढ़ा। फिर नाथद्वारा और देवगढ़ शैली के बारे में पढ़ा। फिर मारवाड़ पे हमने आए। मारवाड़ के अंदर हमने जोधपुर शैली, बीकानेर शैली और फिर उसके बाद किशनगढ़, अजमेर और अंतिम में हमने पढ़ लिया जैसलमेर शैली के बारे में। इसके अंदर हमको क्या क्या याद रखना है? हमारे को सभी राजाओं के नाम याद रखना है, उनकी जो भी पुस्तक रही होगी उस पुस्तक के बारे में याद रखना है, उनके दरबार में जितने भी चित्रकार थे उनके बारे में याद रखना है, उनके दरबार में जितने भी चित्रकारों ने चित्रकला बनाई है, जैसे कि बनी ठनी की पेंटिंग और ढोला मारू का चित्रण, और जितने भी नाथ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है उनके बारे में याद रखना है। और दोनों क्षेत्रों के अंदर, दोनों शैलियों के अंदर दो दो महिला चित्रकार थी, उनके बारे में ध्यान रखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे ढूंढाड़ी चित्रकला के बारे में।